हेलो एवरीवन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो सीए इंस्टीट्यूट ने एससीएमपी के स्टडी मटेरियल को रिवाइज किया है, कॉल्ड एज स्टडी मटेरियल एडिशन 2021। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, सीए इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिलीट किया है, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में चेंजेस लेकर आए हैं। हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स के बारे में भी बात करेंगे और थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं एससीएमपीई के, राइट। प्रैक्टिकल चैप्टर्स में जो चैप्टर्स के बारे में हम बात करने वाले उसमें सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, फिर है डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजंस, ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। इन चैप्टर्स में आखिर क्या चेंजेस हुए हैं न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट। थ्योरी में आखिर क्या चेंजेस हुए हैं उसके लिए वी हैव गॉट अ सेपरेट वीडियो एंड अ सेपरेट पीडीएफ फाइल। जिस पीडीएफ फाइल को मैं यहाँ पर वीडियो में यूज करने वाला हूँ वह पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me/प्रवीण खटोड़। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल में आखिर क्या चेंजेस हुए हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। चलिए दोस्तों, एक बार रन थ्रू कर लेते हैं आखिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, अमेंडमेंट्स कवर्ड इन दिस पीडीएफ आर फॉर फॉलोइंग चैप्टर्स। इन चैप्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। थ्योरी चैप्टर्स के अमेंडमेंट के लिए हमारे पास वीडियो भी सेपरेट है और इसकी पीडीएफ फाइल भी सेपरेट है ना। मैंने सभी अमेंडमेंट्स को यहाँ पर नंबर आउट कर दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6, डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 के पेज नंबर 6.14 पर एक न्यू केस सिनेरियो ऐड किया गया है। मैं इस केस सिनेरियो को पूरा वर्ड टू वर्ड तो रीड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली इसे समझा रहा हूं। इस अमेंडमेंट्स को देखते वक्त मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये पर्टिकुलर चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैं बस एक नया क्वेश्चन आपको और कवर करवा रहा हूं। ओके, तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक स्प्रिंटर स्पोर्ट्सवेयर नाम की कंपनी है और ये लोग खुद की कोई फैक्ट्री ओन नहीं करते हैं। इन्होंने 100% काम कैसा कर रखा है, आउटसोर्स कर रखा है टू 175 फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन प्लेसेस वेयर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इज लो, राइट। दोस्तों, इसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कुछ ऐसे रिपोर्ट मिली है कि ये जो हमारे आउटसोर्सिंग पार्टनर्स हैं वो लोग किसको यूज कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर को यूज कर रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली तो हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर इसके बाद हमारे पास ऐसी काफी सारी कंप्लेंट्स आने लगी और अब Sprinter as a company has done nothing illegal as part of company operations. However, increased focus given to corporate social responsibility has forced the board members to consider taking action against such factories. यानी हम खुद तो उन फैक्ट्रीज को नहीं चला रहे, हमने हमारा काम जिन फैक्ट्रीज को आउटसोर्स किया हुआ है वो लोग एक्चुअली चाइल्ड लेबर को यूज कर रहे हैं। और क्वेश्चन में एक जगह पर यह भी दिया हुआ है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं ये खुद डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं कर रहे चिल्ड्रन को, ये लोग भी उस काम को कैसा कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो सब कॉन्ट्रैक्टर चाइल्ड लेबर को यूज कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में एथिकल कंसीडरेशन से रिलेटेड है। रिक्वायर्ड डिस्कस व्हाई स्प्रिंटर स्पोर्ट्सवेयर शुड अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस इशू। यहां पर हमसे बोला है कि आखिर हमारी कंपनी को इस पर्टिकुलर इशू को क्यों एड्रेस करना चाहिए। और वर्ड क्या यूज किया है दोस्तों, डिस्कस। यहां पर दोस्तों वर्ड यूज किया गया है डिस्कस, यानी हमें दोनों पॉइंट्स को यहां पर पेश करना है कि चाइल्ड लेबर को यूज करने से अल्टीमेटली क्या कंपनी को कोई बेनिफिट है, लेकिन क्या चाइल्ड लेबर को हमें सही में यूज करना भी चाहिए या नहीं, यानी दोनों पहलू हमें वहां पर बताने हैं। सेकेंड पॉइंट, सजेस्ट सम ऑफ द एक्शंस दैट द कंपनी कैन टेक टू एड्रेस दिस इशू। ओके, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, डिस्कस व्हाई स्प्रिंटर स्पोर्ट्सवेयर शुड अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस इशू। ओके, तो सबसे पहले हम ये रखते हैं, सबसे पहले हम इस बात को सामने रखते हैं कि आखिर चाइल्ड लेबर इन दी फर्स्ट प्लेस उन हमारे आउटसोर्सिंग पार्टनर्स ने यूज ही आखिर क्यों किया होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड लेबर को यूज करने से उन
आउटसोर्सिंग कंपनीज को ये फायदा है कि वो कम रुपए में, लो कॉस्ट एडवांटेज में वो अपना काम पूरा कर सकते हैं, राइट। सो लो कॉस्ट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग चाइल्ड लेबर। ओके, दूसरी चीज, क्या चाइल्ड लेबर सही में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, राइट। क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज ऑफ एथिकल कंसिडरेशंस, बिकॉज ऑफ अवर मॉरल ड्यूटी, राइट। ये हमारी कंपनी की, कॉर्पोरेट्स की मॉरल ड्यूटी है, राइट, कि उन्हें चाइल्ड लेबर को यूज नहीं करना चाहिए। काफी सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को बैन कर रखा है। उसके पीछे रीजन ये है कि उनकी अदरवाइज एजुकेशन नहीं हो पाती। बिकॉज अगर चाइल्ड लेबर परमिट कर दी तो काफी सारे पेरेंट्स, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि अब आप इसी एज से कमाना स्टार्ट कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो, एजुकेशन पर वो फोकस नहीं करेंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि चिल्ड्रन एजुकेशन ले, इसलिए उन्होंने चाइल्ड लेबर को बैन कर रखा है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कस व्हाई स्प्रिंटर स्पोर्ट्सवेयर शुड एड्रेस दिस इश्यू। तो एक रीजन तो ये हुआ कि आउट ऑफ मॉरल ड्यूटी उन्हें ऐसा करना चाहिए। हालांकि चाइल्ड लेबर का एडवांटेज है, लेकिन चाइल्ड लेबर देखा जाए तो एथिक्स के खिलाफ है, हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, मॉरल ड्यूटी के वजह से तो स्प्रिंटर को ये पर्टिकुलर इश्यू एड्रेस करना ही चाहिए। कल को अगर लेटेस्ट से इसके बारे में कुछ पेपरबाजी हो गई कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखो इन नन्हे हाथों ने बनाए हैं, तो हो सकता है कि मीडिया में हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए और लोग फिर हमारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू कर दें। तो ऐसी रिमोट चांसेस हैं वैसे इसके, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम में हमारी कंपनी आ जाएगी। हालांकि हम डायरेक्टली नहीं यूज कर रहे हैं चाइल्ड लेबर को, हमारे पार्टनर्स यूज कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग पार्टनर्स, लेकिन फिर भी क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारा बना रहे तो हमारे ऊपर भी ये चीज आ सकती है, राइट। देखेंगे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट का आंसर आखिर इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा हुआ है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो उसका लो कॉस्ट एडवांटेज है, और स्पेशली जब आप चाइल्ड लेबर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ मॉरल ड्यूटी हमें चाइल्ड लेबर को यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज they have got right to education, right। और फिर because of which child labor is illegal in most of the countries because they have got right to education। साथ ही साथ कल को अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चिल्ड्रन ने बनाए हैं, इट कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर, सजेस्ट सम ऑफ द एक्शंस दैट आवर कंपनी कैन टेक टू एड्रेस दिस इश्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या करना चाहिए। हमें ऐसी एक कोई पॉलिसी बना लेनी चाहिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट हमें बना लेना चाहिए, राइट, कि हम इस पर्टिकुलर एज से नीचे वाले लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे। ऐसी हायरिंग पॉलिसी हमें बना लेनी चाहिए, हमें तो बनानी ही चाहिए, राइट, ताकि एक स्टैंडर्ड दिखे। साथ ही साथ जिन लोगों को भी हम प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आउटसोर्स कर रहे हैं, हमें उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए कि आप भी इसी पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। सिर्फ इंसिस्ट ही नहीं करना चाहिए, हमें यह भी करना चाहिए कि जब भी हम कभी नई कंपनी को काम आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमें जाकर वहां पर चेक करना चाहिए कि कहीं वो लोग चाइल्ड लेबर को तो यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ आउटसोर्सिंग का काम देने से पहले नहीं, इनफैक्ट हमारे पीरियोडिकली कुछ ऑडिट होने चाहिए, वहां पर जाकर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कहीं वो चाइल्ड लेबर तो यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर वो चाइल्ड लेबर यूज करते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगानी चाहिए, या अगर सीवियर केसेस हो तो फिर हमें शायद वो कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर देना चाहिए, राइट। ये चीज दोस्तों हमें यहाँ पर लिखनी चाहिए। ओके, देखेंगे हम यहाँ पर क्या सजेशन है। तो फर्स्ट सजेशन है इसकी कंपनी ने क्या करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना चाहिए, अपनी हायरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर उस चीज को लाना चाहिए दैट वी शुड रिक्रूट ओनली पीपल अबव अ पर्टिकुलर एज, राइट। दूसरी चीज, हमें वर्क प्लेस एनवायरमेंट सेफ्टी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि जो हमारे सप्लायर्स है वो भी इस पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करें, राइट। और हमें पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना चाहिए, राइट। हमें ऑडिट करना चाहिए फैक्ट्रीज का जाकर। ऑडिट्स हमें प्री सोर्सिंग यानी आउटसोर्सिंग करने से पहले भी करना चाहिए, साथ ही साथ हमें फॉलो अप भी करना चाहिए, और फॉलो अप में अगर कुछ गड़बड़ पकड़ में आती तो पेनल्टी या फिर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक नौबत आ सकती है।
तीसरी एक और चीज उन्होंने बहुत खास लिखी है कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए जो हमारे सप्लायर से उनकी, और उसे हमें वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। ऐसा करने से जो वॉच ग्रुप्स रहेंगे, कुछ समाज सेवी संस्थान रहेंगे, अगर उन्हें ऐसी कोई चीज पकड़ में आती तो वो तुरंत हमें रिपोर्ट कर देंगे, राइट। तो ऐसा करने से दोस्तों वो लोग कोई भी लेबर इश्यूज को हमारी फैक्ट्री हम तक उसकी वार्निंग पहुंचा देंगे, राइट। ये था दोस्तों एक पहला केस सिनेरियो जो कि आईसीएआई ने ऐड किया है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द सेकंड चेंज। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग से आईसीएआई ने सीवीपी एनालिसिस डैश कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी को स्टडी मटेरियल के एडिशन 2021 से रिमूव कर दिया है। यहां पर हम दोस्तों पढ़ा करते थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स मोर देन दिस, या फिर इसमें हम देखते थे कि अगर इतना डेविएशन हो जाए, लेट अस से वेरिएबल कॉस्ट में 2 रुपीज का डेविएशन हो जाए तो क्या चांसेस हैं कि हम लॉसेस में स्लिप हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पोर्शन को उन्होंने स्टडी मटेरियल से रिमूव कर दिया है। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने जरूर ऐसा बोला कि स्टडी मटेरियल से रिमूव कर दिया गया है, बट दैट डज नॉट गारंटी एक्चुअली कि वो सिलेबस से भी जा चुका है और अब आईसीआई कसम खाता है कि अब हम इसका क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर चीज स्टडी मटेरियल में नहीं है तो भी वो लोग उसके बारे में पूछ सकते हैं, राइट। तो नाउ व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को एज अ लो इंपॉर्टेंस मार्क कर दें। अब क्योंकि आप इस टॉपिक को पढ़ तो चुके ही हो, कॉन्सेप्ट्स तो आपको इसके आते ही हैं, राइट। तो वाई टू टेक ए चांस, आप इसे लो इंपॉर्टेंस मार्क कर लीजिए। हालांकि स्टडी मटेरियल के एडिशन 2021 से उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को रिमूव कर दिया है, कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसमें हम वो बेल शेप डायग्राम बनाते थे एंड सो ऑन, राइट। इसके बाद हम आते हैं थर्ड चेंज पर। थर्ड चेंज इज रिलेटेड टू प्राइसिंग डिसीजंस चैप्टर। स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 के पेज नंबर 7.72 में उन्होंने एक शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन ऐड किया है। चलिए इसे कवर कर लेते हैं। RPA insurance offers a wide range of insurance covers for individuals, including a comprehensive range of term insurance products with the option of paying insurance premium in installments, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एज वेल एज एनुअल। यानी ये पता चल रहा है कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। RPA adds a surcharge of ₹30 per payment if the customers choose a mode अदर देन एनुअल। यानी अगर आप एनुअल पेमेंट करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप एनुअल के अलावा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको ₹30 पर पेमेंट का सरचार्ज भी देना होता है। इट ऑफर्स एन इंसेंटिव टू द कस्टमर्स। It offers an incentive to the customers 0.5% of the premium amount or ₹200, whichever is lower, per payment if the customers opt for ECS facility। अगर कस्टमर्स ECS फैसिलिटी, ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, राइट, ECS फैसिलिटी के लिए ऑप्ट करते हैं तो उन्हें 0.5% या ₹200 का इंसेंटिव दिया जाता है, उतना पैसा उन्हें कम देना पड़ता है। इज इंसेंटिव्स, डिस्काउंट और सरचार्जेस जस्टिफाइड? क्या एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये चीज जस्टिफाइड है? दोस्तों आप खुद ही सोचें कि कंपनी एनुअल पेमेंट पर तो कोई सरचार्ज नहीं ले रही है, लेकिन अगर आप मंथली, क्वार्टरली पर जाते हैं तो फिर वो लोग आपसे सरचार्ज ले रहे हैं। क्या आप इसके पीछे कारण जानते हैं? ओके दोस्तों, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें कब पे करनी पड़ती है? फर्स्ट ईयर के एंड में हमें प्रीमियम पे करनी पड़ती है, बिगिनिंग में? हमेशा इंश्योरेंस प्रीमियम कब पे करनी पड़ती है? बिगिनिंग। जैसे ही आपने पॉलिसी करवाई वैसे आपको प्रीमियम ड्यू हो जाती है, राइट। अब अगर वह प्रीमियम ईयर के बिगिनिंग में कंपनी को मिल जाती है तो देखा जाए तो कंपनी को पैसा जल्दी मिल गया, यानी कि वो अब उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सेव कर लेंगे। लेकिन यही पैसा अगर हर मंथ के एंड में मिला या क्वार्टरली मिला या फिर हाफ ईयरली मिला तो फिर कंपनी को अपने फंड्स कहीं और से उतने वक्त तक के लिए अरेंज करने पड़ेंगे। यानी कंपनी वुड बी सेविंग ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ दे रिसीव एनुअल पेमेंट, राइट। और अगर उनको एनुअल पेमेंट नहीं देते हो तो फिर वो बदला ले रहे हैं हमसे, ₹30 का सरचार्ज ले रहे हैं, राइट। ओके, सेकेंड थिंग इज कि अगर आप ECS फैसिलिटी ऑप्ट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को अगर आप ऑप्ट करते हो तो फिर आपको इंसेंटिव कंपनी दे रही। आप जानते हो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर आप मैनुअल पेमेंट करोगे, कैश जाकर डिपॉजिट करोगे तो फिर कैशियर लगेगा, कैश काउंटिंग, उसमें रिस्क भी रहती है, राइट। लेकिन अगर ECS फैसिलिटी रहती तो ऑटोमेटिक एंट्रीज भी हो सकती है, राइट। तो ECS फैसिलिटी ज्यादा कन्वीनियंट होती है कंपनी के लिए मैनेज करने में, राइट। ओके, और
एनुअल पेमेंट में अगर हम ईसीएस लेते हैं तो फिर तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम होंगे, अच्छा मंथली करोगे तो फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा होंगे। तो इज इंसेंटिव डिस्काउंट और सरचार्जेस जस्टिफाइड, यस और नो? यस, दे आर परफेक्टली जस्टिफाइड, राइट। तो दोस्तों यहां पर उन्होंने हमें लिखा है, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेविंग होती है अगर हमें 1 फुल एनुअल ड्यूज मिल जाता है तो, राइट। और दूसरा पॉइंट यहां पर है, we have to process only just one receiving transaction rather than 2, 4 और 12, right? तो दोस्तों देखा जाए तो सेविंग ऑफ दिस कॉस्ट इज जस्टिफिकेशन फॉर द इंसेंटिव्स, राइट। तो ये जस्टिफाइड है ना। तो मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं को यहाँ पर बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन का एक एक वर्ड टू वर्ड एंड देन आंसर का एक एक वर्ड टू वर्ड रीड करने वाला, हम ब्रीफली यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं अमेंडमेंट्स को, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 4 पर। ये तो गजबी अमेंडमेंट है दोस्तों, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर है और उसके पेज नंबर 9.22 में एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आईसीएआई काफी बार चेंज कर चुका है। जब पहली बार इस क्वेश्चन को लेकर आए थे तो वहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 71.11 बताई गई थी। उसके बाद आईसीएआई कॉरिगेंडम लेकर आया था 2020 में और तब उन्होंने उसका सोल्यूशन चेंज करके मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 68.33 कर दिया था। उसके बाद इस बार वापस से एडिशन 2021 में उन्होंने मिनिमम प्राइस चेंज करके कर दी है 70 रुपीज नाउ। ओके, नाउ विच वन इज दैट क्वेश्चन? अगर आप अपने नोट्स में जाएंगे, है ना, हमारी बुकलेट्स में जाएंगे, तो वह स्टूडेंट जो वर्जन 3 के स्टूडेंट्स जिसको कॉस्टिंग न्यू सिलेबस वर्जन 3 की मिली है, उनके नोट्स में यह है क्वेश्चन नंबर 33, राइट, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन नंबर 33। वह स्टूडेंट जो वर्जन 4 वाले हैं, जो फास्ट ट्रैक बैच वाले हैं, राइट, वे क्वेश्चन नंबर 28 पर देख लें, आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। इसके सेकंड पॉइंट में अमेंडमेंट आया है और सोल्यूशन में चेंज करके उन लोगों ने अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी कर दी है? 70 रुपीज उन्होंने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कर दी है। आप सिंपल क्या करेंगे, अब मैं डेफिनेटली यहाँ पर वो इतना बड़ा क्वेश्चन था जिसको हमें करने में मेन बैच में काफी सारा समय लगा था, पूरा क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि वहां पर जो मैंने 68.33 जो आईसीएआई का इससे पहले लेटेस्ट आंसर था वो मैंने आपको समझा दिया था। मैं आपको बताता हूं कि ये 70 वाला आंसर फाइनली ज्यादा करेक्ट क्यों है। उसके लिए दोस्तों यहां पर देखें आप, as explained above, the best strategy for division A would be to transfer 45,000 units to B and 5,000 units externally. तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यहां पर हमने निकाली थी कि 45,000 बाहर कर दे ट्रांसफर डिवीजन ए और 5,000 यूनिट्स, सॉरी 45,000 यूनिट्स ट्रांसफर कर दे डिवीजन बी को और 5,000 यूनिट्स एक्सटर्नली सेल कर दे। अब हमें उसके लिए क्या निकालनी है? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। आप हर कोई जानते हैं कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडिशनल आउटले पर यूनिट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां पर देखा जाता है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या देखा जाता है? व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज अवेलेबल टू अस? तो दोस्तों इन केस अगर हम 45,000 यूनिट्स ट्रांसफर नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि हम 30,000 यूनिट्स पूरी बाहर ले जाकर एक्सटर्नल मार्केट में दे दें, 15,000 यूनिट्स हम स्पेशल ऑर्डर में दे दें और 5,000 यूनिट्स हम किसको ट्रांसफर कर दे? बी को। या फिर हम 30,000 यूनिट्स एक्सटर्नल में दे दें और पूरी की पूरी 20,000 यूनिट्स हम किसको दे दें? डिवीजन बी को। हर केस में हमें 15 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। वो जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और फिर इसे देखेंगे तो आपको समझेगा कि हाँ, हर हाल में हमें 15 रुपीज का कंट्रीब्यूशन तो मिलना ही मिलना है, राइट। तो 15 रुपीज एक तरीके से अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा जब सारी 45,000 यूनिट्स किसको ट्रांसफर की जाएगी? डिवीजन ए को। तो 55 रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट, 15 रुपीज का अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज 70 रुपीज, राइट। In all the above options, best strategy and other alternatives, division A will work on full capacity and outlay on manufacturing, fixed cost and selling cost will be the same. यानी इसमें कोई चेंज नहीं तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देंगे। Therefore, impact of additional outlay on the minimum transfer price per unit will be nil, right? तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में, यहाँ पर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट डिवीजन ए विल डिमांड आ जाएगा 55 और 15 इंस्टेड ऑफ 68.33। ओके, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल, हम मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में मार्जिनल कॉस्ट तो लेते ही लेते हैं, जी हाँ लेते हैं।
साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप ये देखो कि अगर हम सारी 45,000 यूनिट्स डिवीजन बी को नहीं ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, 30,000 यूनिट्स बाहर भेज देंगे और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप पार्शियल ट्रांसफर्स करते हो तो फिर डिवीजन बी पूरा पैसा 70 रुपीज देने को तैयार है, राइट। तो अगर वो हमें पार्शियल ट्रांसफर में 70 रुपीज देने को तैयार है, यानी कि अगर हम पार्शियल ट्रांसफर करेंगे 70 वो देगा, 55 हमारी कॉस्ट लगेगी, तो हमें 15 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो अब जब हम इस ऑल्टरनेटिव में मूव करना चाहते हैं तो आखिर हम उस कंट्रीब्यूशन को क्यों छोड़ेंगे, तो हम उसे एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस रिकवर करेंगे। हेंस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बिकम्स कितना, 70। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पहले से भी 75 ही था, मतलब पुराने जो आपके पास अभी नोट्स हैं या जो स्टडी मटेरियल है उसमें पहले से भी 75 था, अभी भी 75 ही है। ओके, now let us move on to change number 5, that is again in divisional transfer pricing chapter। स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 के पेज नंबर 9.36 पर एक नया क्वेश्चन ऐड किया गया है। मैं इस क्वेश्चन को फटाफट कवर करता हूं। A manufacturer has two divisions। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़ाते वक्त assumption ये है कि आपने एक बार बैच कर लिया, आपने एक बार SCMP पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ उसके अमेंडमेंट्स आपको बता रहा हूं। A manufacturer has two divisions, division A and division B। Division B produces components that are used by both division A as well as external customers। यहाँ पर आप एक बात पर गौर फरमाए, ICI ने क्या चाल चली है, division B produces component that are used by both division A। तो दोस्तों डिवीजन ए बना रहा है और वो डिवीजन बी को ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। डिवीजन बी इज प्रोड्यूसिंग एंड इज ट्रांसफरिंग टू हु, डिवीजन ए एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर्स। तो इतनी सी बात का ध्यान रखना सॉल्व करते वक्त, ठीक है। डिवीजन ए गेट्स इट्स एंटायर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोनेंट फ्रॉम हु, डिवीजन बी। यहाँ पर देखा जाए तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डिवीजन ए पहले नहीं लिखेंगे, हम डिवीजन बी पहले लिखेंगे, and division B is transferring goods to division A as well as to external customers, ठीक है। ओके, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें दे रखी है डिवीजन बी की, कितनी दे रखी, 1 लाख यूनिट्स। ओके, द डिवीजन ऑपरेट्स एट full capacity with no inventory at the beginning and end of the year। it sells its components to external customers at rupees कितने, 4000 पर यूनिट। हम एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए हमारी सेलिंग प्राइस है 4000 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंपोनेंट इज रुपीज 2750। डिवीजन बी के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है रुपीज 2750। इंटरनली इट ट्रांसफर्स इट्स कंपोनेंट्स टू डिवीजन ए, फैक्टरिंग एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉस्ट सेल्स। यानी कि डिवीजन बी डिवीजन ए को जब गुड्स ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर करते वक्त किस चीज को फैक्टर कर लेता है, एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दी फॉर्म ऑफ लॉस्ट सेल्स। यानी कुछ यूनिट जो अदरवाइज वो बाहर बेच सकता था लेकिन नहीं बेच पाया ट्रांसफर करने की वजह से, तो ये डिवीजन बी क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी लॉस भी किससे रिकवर कर लेगा, डिवीजन ए से, विच इज वेरी लॉजिकल, राइट। टोटल सेल्स ऑफ डिवीजन बी वर रुपीज 36 करोड़, ऑफ विच सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स वाज रुपीज 20 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सटर्नल कस्टमर्स को कुल कितने रुपीस का सेल्स किया है, 20 करोड़ रुपीस का हमने सेल्स किया है। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि 36 करोड़ के सेल्स में से 20 करोड़ अगर एक्सटर्नल कस्टमर्स को किया है, यानी कि डिवीजन ए से हमने कितने रुपीस रेवेन्यू लिया है, 16 करोड़ रुपीस का हमने रेवेन्यू लिया है, राइट। एज पर कंपनी पॉलिसी, डिमांड फ्रॉम डिवीजन ए हैज प्रायोरिटी ओवर एक्सटर्नल कस्टमर्स। यानी कि अगर कल को डिवीजन ए ने कुछ गुड्स मांगे तो डिवीजन बी को पहले उधर देना पड़ेगा। खैर डिवीजन बी को फ्री में नहीं देना, डिवीजन बी यहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस भी रिकवर कर लेगा इन एडिशन टू द वेरिएबल कॉस्ट। This year there was an additional demand from external customers for 18,000 components। However, since division B operated at full capacity, this demand was not catered to। इस पर्टिकुलर ईयर में कितने कंपोनेंट्स की एक्स्ट्रा डिमांड आई थी, 18,000 कंपोनेंट्स की एक्स्ट्रा डिमांड आई थी, लेकिन वो हमने पूरी नहीं की, राइट, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर यानी 1 लाख यूनिट्स पर ऑपरेट कर रहे थे। ओके, रिक्वायर्ड एनालाइज the sales in terms of rupees and units made by division B to both external and internal customers। हमें दोस्तों एनालाइज करना है सेल्स को रुपीस में भी और यूनिट्स में भी, मेड बाय डिवीजन बी टू बोथ
एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स, राइट। तो हमें बताना है कि आखिर इनका सेल्स का पैटर्न कैसा रहा, इन्होंने कितनी यूनिट्स एक्सटर्नल वालों को दी, कितनी यूनिट्स इन्होंने डिवीजन ए को दी, और आखिर ये किस तरीके से दे हैव कम अप विद द सेल्स रेवेन्यू ऑफ 16 करोड़, क्या है यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर एनालिसिस में प्रेजेंट करना है। नाउ दैट इज प्रीटी इजी। अब आपको दोस्तों कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि आखिर हमने एक्सटर्नल कस्टमर्स को कितनी यूनिट सेल करी, तो वो इजीली निकल सकता है बिकॉज हमारा रेवेन्यू कितना है दोस्तों, 20 करोड़ से हमारा रेवेन्यू है ना। हम इसको लैक्स में लिख लेते हैं कैलकुलेटर में, तो 2000 लाख से हमारा रेवेन्यू, राइट। इस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करके पूरा ही लिख लो, राइट। 20 करोड़ हमने कैलकुलेटर में लिखा और हर एक यूनिट की ट्रांसफर प्राइस कितनी, 4000। इसका इंप्लाइड मीनिंग हो रहा है कि आखिर हमने कितनी यूनिट सेल करी है, हमने 50,000 यूनिट्स किसको दी है, एक्सटर्नल कस्टमर्स को। और क्योंकि हमने पूरी 1 लाख यूनिट्स की फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट किया है, इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि रिमेनिंग 50,000 यूनिट्स हमने किसको दी है, डिवीजन ए को दी है, राइट। अब डिवीजन ए को 50,000 यूनिट्स के लिए हमने कितना चार्ज किया, 16 करोड़ चार्ज किया। तो जरा दोस्तों आप यहाँ पर 16 करोड़ को डिवाइड करें 50,000 यूनिट्स से, तो इट कम्स टू 3200। नाउ दी क्वेश्चन है कि ये जो ट्रांसफर प्राइस आई है कितने रुपीस की, 3200 रुपीस की। आखिर ये 3200 रुपीस कैलकुलेट कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 2750। तो कायदे से देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट 2750 पर ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन एक मिनट, क्योंकि साल के दौरान 18,000 कंपोनेंट्स की डिमांड थी जो हम कैटर नहीं कर पाए, तो उन पर जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ होगा वो भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ होगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर डीप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो टोटल हमने यूनिट्स ट्रांसफर करी है डिवीजन ए को, वो कितनी यूनिट्स है, वो है 50,000 यूनिट्स। उन 50,000 यूनिट्स में सारी की सारी यूनिट्स में अपॉर्चुनिटी लॉस जुड़ा होगा या सिर्फ 18,000 तक ही अपॉर्चुनिटी लॉस, सिर्फ 18,000 यूनिट्स तक ही अपॉर्चुनिटी लॉस जुड़ा होगा, राइट। यानी कि हम क्या करेंगे, 32,000 यूनिट्स के लिए अलग ट्रांसफर प्राइस बताएंगे और 18,000 यूनिट्स के लिए अलग ट्रांसफर प्राइस बताएंगे, जिसमें कि 32,000 यूनिट्स के लिए ट्रांसफर प्राइस सिर्फ क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन 18,000 यूनिट्स के लिए ट्रांसफर प्राइस में कौन सी दो चीजें इंक्लूड होंगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट बोले आखिर कितनी, 2750, और वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आखिर कितना है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं आखिर हम एक्सटर्नल कस्टमर से कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं। हम एक्सटर्नल कस्टमर्स को कितने में सेल करते हैं, 4000, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2750। यानी देखा जाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स कितना है, 1250। तो वो हम यहाँ पर चार्ज करेंगे, ठीक है। ओके, एक बार दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटर को कष्ट दें, 32,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2750, ये आता है 88 करोड़ 80 लाख। इसे मेमोरी में प्लस करेंगे, फिर 2750 प्लस 1250 इट वुड बी 4000 डेफिनेटली, मल्टीप्लाई बाय 18,000 यूनिट्स, ये आता है 7 करोड़ 20 लाख। मेमोरी रिकॉल दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 16 करोड़ के सेल्स को हमने एनालाइज कर लिया कि आखिर ये जो 16 करोड़ का सेल्स है इसका नंबर आखिर किस तरीके से डिराइव हुआ है, राइट। यही बात दोस्तों यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट के सोल्यूशन में कही है। ये देखेंगे आप यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लॉस कंट्रीब्यूशन है 1250 पर यूनिट, और यहाँ पर किस तरीके से, ओके, देयरफॉर इंटरनल सेल्स कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स, 32,000 यूनिट्स के लिए 2750 और 18,000 यूनिट्स के लिए पूरा 4000, और इस तरीके से 16 करोड़ का बाइफर्केशन आया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के पॉइंट नंबर सेकंड पर। Recommend the transfer pricing range that would promote goal congruence between A and B। हमें यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस की रेंज बतानी है, राइट। तो दोस्तों आपने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आखिर कैसे निकालते हैं, राइट। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने से कितने के बीच में आखिर ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बेसिकली क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि कितनी है 2750 रुपीज, और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होती है कि कितना आखिर हद से हद सामने वाला पे करने को तैयार है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक्सटर्नल मार्केट में ये प्रोडक्ट कितने में मिलता है, 4000 रुपीज में मिलता है, राइट। यानी देखा जाए तो सामने वाला मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना देने को तैयार हो जाएगा, 4000। ये देखें दोस्तों, ट्रांसफर प्राइस रेंज कैन बी सेट बिटवीन 2750 टू 4000, है ना। हाल फिलहाल जो अभी ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉलिसी है, अभी ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉलिसी क्या है
कि वेरिएबल कॉस्ट ले लो और अगर अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा हो तो वो ले लो। इसमें कौन फायदे में है, ट्रांसफरिंग डिवीजन फायदे में है या रेसिपिएंट डिवीजन फायदे में? दोस्तों इसमें रेसिपिएंट डिवीजन फायदे में, ट्रांसफरिंग को तो एज सच कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। अगर कोई उसे अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है तो आप उस बेचारे को सिर्फ क्या दे रहे हो, इसकी वेरिएबल कॉस्ट, और अगर अपॉर्चुनिटी लॉस है तो कह रहे हो चलो ठीक है ये भी ले लो, राइट। लेकिन देखा जाए तो रेसिपिएंट डिवीजन को यहाँ पर फायदा है कि अगर कल को वो ट्रांसफरिंग डिवीजन को कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं तो उसे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो कि बेयर मिनिमम है उस पर ही गुड्स मिल जाएंगे और गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो गोल कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दोस्तों जो ट्रांसफर होगा वो एनीवेयर बिटवीन 2750 से लेकर 4000 के बीच में हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर अपॉर्चुनिटी लॉसेस ज्यादा हुए तो फिर वो 4000 के क्लोज जाकर ट्रांसफर प्राइस सेट होगी, और अगर अपॉर्चुनिटी लॉसेस नहीं है या बहुत कम है तो फिर 2750 के नजदीक फाइनली दोनों के बीच में नेगोशिएट होगी ट्रांसफर प्राइस। ओके, थर्ड पॉइंट, discuss the effect of changes in external demand on the transfer price for the company assuming the current policy continues। फिर से पढ़ेंगे, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड। दोस्तों बात तो सही है, जैसे जैसे एक्सटर्नल डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ट्रांसफर प्राइस भी बढ़ती जाएगी एज पर करंट पॉलिसी। बस इसी बात को हमें वहां पर डिस्कस करना है, राइट। तो सिंपल सा उसका जो कंक्लूजन है वो मैं बता देता हूं कि जैसे 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 एक्सटर्नल डिमांड बढ़ेगी वैसे 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 ट्रांसफर प्राइस बढ़ेगी। वैसे तो ट्रांसफर प्राइस 2750 से कितने के बीच में रहनी है, 4000 के बीच में रहनी है। अगर एक्सटर्नल डिमांड कुछ भी नहीं है तो फिर तो 2750 ही रहेगी ट्रांसफर प्राइस, लेकिन अगर खूब सारी एक्सटर्नल डिमांड है तो फिर वो 4000 के क्लोज पहुंचती चली जाएगी, है ना। आईसीआई ने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझाया है। हम देख लेते हैं दोस्तों आखिर उस सोल्यूशन को। ओके, तो वो 3 कैटेगरीज आखिर उन्होंने क्या दी है। अगर अगर एक्सटर्नल मार्केट है, ओके, सबसे पहले यहां से चलते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं है तो सिंपल ट्रांसफर प्राइस कितनी हो जाएगी, 2750। अगर एक्सटर्नल मार्केट है तो फिर क्या होगा, वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी लॉस रिकवर करना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ लॉस्ट सेल्स, लेकिन वो तभी जब लॉस्ट सेल्स हो। लेकिन अगर आपकी टोटल डिमांड इज विद इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स, क्या आप अपॉर्चुनिटी लॉस रिकवर करेंगे? नो, देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उस केस में जो वेरिएबल कॉस्ट है वही ट्रांसफर प्राइस रहेगी, राइट। यानी आईसीआई ने 2 पार्ट में उसको डिस्कशन को डिवाइड कर लिया। अगर एक्सटर्नल डिमांड ही नहीं है तो खेल ही खत्म 2750। अगर एक्सटर्नल डिमांड है लेकिन फिर भी टोटल 1 लाख की कैपेसिटी में आपका काम हो रहा है, अगेन ट्रांसफर प्राइस कितनी हो जाएगी, 2750। नाउ थर्ड सिचुएशन यू ऑलरेडी नो कि अगर एक्सटर्नल मार्केट है लेकिन जो डिमांड है वो मोर देन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 लाख है, तो फिर सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पर लॉस्ट सेल्स होगा, और लॉस्ट सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है कितना है, 1250 पर यूनिट, वो भी लिया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई कि जितना ज्यादा लॉस्ट सेल्स होगा फॉर डिवीजन बी वो उतना ज्यादा ट्रांसफर प्राइस, एवरेज ट्रांसफर प्राइस को हाई रखेगा टुवर्ड्स 4000 पर यूनिट, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट चेंज पर, चेंज नंबर 6, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में है। स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 के पेज नंबर 12.20 पर एक नया क्वेश्चन ऐड किया गया है। देखेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। Well-known Footwear Limited is a shop that focuses on shoes for various sports and activities like jogging, cricket, tennis, and hockey. Budgeted profit for WF is calculated considering an average selling price of rupees 500 per pair and an average cost of rupees 350 per pair. The supervisor of the WF has discretion in staffing and in setting prices. यानी सुपरवाइजर यहाँ पर क्या कर सकता है, स्टाफिंग में डिस्क्रिशन है उसको लेकर, यानी लेबर को शायद कम ज्यादा कर सकता होगा और सेलिंग प्राइस वो कम ज्यादा कर सकता है। यूजुअली द WF इज स्टाफ्ड फॉर 650 आवर्स पर मंथ एट अ बजटेड रेट ऑफ रुपीज 125 पर आवर। इन एडिशन टू दिस बेस वेजेस, सेल्स स्टाफ गेट्स अ पेमेंट इक्वल टू 5.5% ऑफ टेकिंग्स। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पर जो स्टाफ है उन्हें 2 चीजें मिलती है, एक तो 650 आवर्स पर मंथ हम उन्हें रखते हैं और कितना पे करते हैं, 125 पर आवर, और साथ ही साथ उनकी बेस वेजेस के अलावा जो सेल्स स्टाफ है उन्हें हम 5.5% ऑफ रेवेन्यू का एडिशनल बोनस पे करते हैं। मोरओवर, staffing levels are not expected to change in response to little changes in shoe sales। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
इनका कहना है कि जो स्टाफिंग लेवल है वो कम ज्यादा नहीं होगा इन रिस्पॉन्स टू लिटिल चेंजेस इन शू सेल्स। इससे उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि जो स्टाफिंग की हमारी कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो एक तरीके से क्या है, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कल को थोड़ा सा ज्यादा सेल हुआ या कम सेल हुआ, हमें तो अल्टीमेटली सैलरी उन्हें उतना ही देना है, सो इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज द हिंट प्रोवाइडेड बाय दिस क्वेश्चन, और यही एक यूनिक पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। For September 2020, the WF had budgeted sales of 2250 pairs of shoes and 650 staffing hours. Actual results for September 2020 were as follows. Ultimately हमने कितना पेयर ऑफ शूज सेल किया, 2500, जबकि बजट रेट था सिर्फ 2250, लेकिन हम कितना सेल करके आए, 2500, मतलब हमने ज्यादा सेल किया है। रेवेन्यू हम लेकर आए हैं 12 लाख रुपीस का, कॉस्ट ऑफ शूज है 8,25,000, स्टाफ को जो एडिशनल पेमेंट दिया है दैट इज 66,000, तो स्टाफ की जो बेस वेजेस है एट द रेट 125 पर आवर वो कितनी है, 78125, यानी हम यहाँ पर आवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 78125 डिवाइडेड बाय 125, तो दोस्तों कितने आ रहे हैं यहाँ पर आवर्स, 625 आवर्स, राइट। तो ये जो बेसिक वेजेस हैं, दिस बेसिक वेजेस आर पेड फॉर हाउ मेनी आवर्स, 625 आवर्स। इस तरीके से दोस्तों हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है 2,30,875। नोट, लिटिल चेंजेस इन शू सेल्स स्पेसिफाइड एज प्लस माइनस 12% तक का चेंज हो तो स्टाफिंग में कोई चेंज नहीं होगा, 12% का चेंज एक बड़ा चेंज होता है, राइट। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट। दोस्तों रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनाना है और हमें बजटेड प्रॉफिट को किससे टैली करना है, एक्चुअल प्रॉफिट से, और कमेंट करना है हमें सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस पर, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। उसके लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत है, एक बजटेड प्रॉफिट और दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट। चलो एक्चुअल प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया कितना है, 2,30,875। आपके नाजुक कंधों पर अब क्या जिम्मेदारी है कि आखिर बजटेड प्रॉफिट कितना है वो कैसे कैलकुलेट करें। दैट इज इजी टू कैलकुलेट। बजटेड यूनिट्स कितनी थी, 2250, राइट। सेलिंग प्राइस कितना था, 500, लेकिन उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, 350, उसे माइनस कर लेंगे और 2250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर दूसरे अगर कुछ खर्चे होंगे तो इनका हम इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बजटेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करवाता हूँ। अब मुझे बताइए बजटेड नंबर ऑफ शूज कितने थे, 2250, ओके। हमारी बजटेड सेलिंग प्राइस कितनी थी दोस्तों, बजटेड सेलिंग प्राइस थी 500 पर पेयर, ओके। लेकिन जो हमारी एवरेज कॉस्ट थी वो कितनी थी, 350 रुपीज थी पर पेयर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या ये जो एवरेज कॉस्ट 350 की है इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है, यानी इंक्लूडिंग स्टाफिंग की कॉस्ट और उनको जो हम बोनस देने वाले वो सब कुछ इंक्लूडेड है, या फिर ये 350 सिर्फ मटेरियल है, ओके। तो क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली कुछ बताया नहीं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ हिंट कैच कर सकते हैं, देखना कैसे। यहाँ पर जो इन्होंने एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनाया उसमें उन्होंने कॉस्ट ऑफ शू वर्ड लिखा है और फिर स्टाफ का पैसा अलग से लिखा है, मतलब कॉस्ट ऑफ शू एक तरीके से क्या हो गया, मटेरियल, और दूसरी कॉस्ट हो गई अदर देन स्टाफ। ये है 8,25,000 रुपीज, और आप इसे डिवाइड कर ले 2500 से, देखें दोस्तों क्या नंबर आता है, यानी कितना आ रहा है 330, एंड दिस 330 नंबर इज वेरी क्लोज टू 350, यानी हम ये यहाँ पर ये अंदाज लगाएंगे कि ये जो 350 है दिस इज ओनली फॉर मटेरियल, ओके। तो दोस्तों हमें जो कॉस्ट ऑफ शूज लगी, और यहाँ पर एक और वर्ड से भी हिंट लगती है, दैट वर्ड हियर रिटन इज कॉस्ट ऑफ शूज एंड हियर इट इज कॉस्ट ऑफ 350 पर पेयर ऑफ शूज, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ शूज बजटेड कितनी है, 350, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 150। दोस्तों मैं 150 को ही कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूं, मैं इसमें से लेबर माइनस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज लेबर इन दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 150। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है कि लेबर के दो एलिमेंट्स हैं, लेबर को हम बेस वेजेस भी दे रहे हैं और एडिशनल पेमेंट। बेस वेजेस तो कैसे फिक्स दे रहे हैं हम, 125 पर आवर इररेस्पेक्टिव ऑफ लिटिल चेंजेस इन शूजेस, लेकिन जो वर्कर को हम एडिशनल पेमेंट दे रहे हैं ना 5.5% ऑफ टेकिंग्स, वो एक तरीके से कैसा है, फिक्स या वेरिएबल, वो है वेरिएबल। तो हमें अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट हमें अभी इसमें से एक और चीज माइनस करनी चाहिए, ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है और ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जरूर यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि फिक्स कॉस्ट है, ओके। तो दोस्तों 5.5% ऑफ टेकिंग्स की बजाय मैं सेलिंग प्राइस का 5.5% ले लेता हूँ, 500 का 5.5% कितना होता है, 27.5, ठीक है। तो ये 27.5, हाँ अब हम निकाल लेते हैं कि आखिर हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, ठीक है।
तो ये आता है 122.5 आता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितनी यूनिट से, 2250 यूनिट से, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 275,625। और ये जो 275,625 है इसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हम कौन सी, बजटेड वाली माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं कौन सा बना रहे हैं, बजटेड स्टेटमेंट। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट के लिए बजटेड आवर्स कितने थे, 650 आवर्स, और एट द रेट ऑफ कितना देते थे, 125 पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर कर ही लेते हैं 650 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 125 पर आवर, कितना होता है ये, 650 इंटू 125 यानी कि 81250, और इसे हम माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा बजटेड प्रॉफिट 275,625 माइनस दिस 194,375 इज अवर बजटेड प्रॉफिट। यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि 194,375 इज अवर बजटेड प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट तो सीधे हम यहीं से ही कॉपी कर लेंगे। अब बच्चा जानता है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में दोस्तों वो तो हमें सेल्स के भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, मटेरियल के भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, लेबर जो वेरिएबल है उसके भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, और जो फिक्स है हमें उसके भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले हम फोकस करते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सारे वेरिएंसेस के फॉर्मूला और रिकंसिलिएशन आ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको अमेंडमेंट यानी एक नया क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ओके दोस्तों, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है ना, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में हम सेल्स के वॉल्यूम का डिफरेंस लेते हैं, 2500 आ जाएगा, और 2250 जिसमें बजटेड वॉल्यूम से ज्यादा किया एक्चुअल सेल्स। जी हाँ, यानी कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैसा आएगा, फेवरेबल। कितनी यूनिट से फेवरेबल आएगा, 250 यूनिट्स से फेवरेबल आएगा। क्वेश्चन इज कि इस 250 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको याद होगा वॉल्यूम के जो वेरिएंस होते हैं वो लेफ्ट साइड पर नहीं, वो राइट साइड पर आते हैं, और राइट साइड का सारा डेटा स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई होता है। हमारी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी, 500। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ड भले ही सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस लिखा है, लेकिन जब रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता है, उसकी बजाय क्या आता है यहाँ पर, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आता है। ठीक है, तो दोस्तों सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमें मार्जिन को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 250 यूनिट्स को 122.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 30625 कैसा आ गया, फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस यानी कि सेलिंग प्राइसेस में डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप। सेलिंग प्राइसेस हमारी बजटेड सेलिंग प्राइस कितनी थी, 500। एक्चुअल सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, 12 लाख को डिवाइड कर देंगे 2500 से, यानी कि हो जाएगा 480। तो हमारी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस रही है वो रही है 480 रुपीज, यानी कि हमने असली में जितने में बेचना था क्या उतने में बेचा है, कम में बेचा, कम में बेचा। कितने रुपीज कम में बेचा है, 20 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको पता होगा कि प्राइस वेरिएंसेस में एक्चुअल यूनिट्स ली जाती है, तो 20 रुपीज के डिफरेंस को हम 2500 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आता है 50,000 एडवर्स। ठीक है, ये आता है दोस्तों 50,000 एडवर्स, है ना। मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाकर नहीं करवा रहा हूँ, मैं लॉजिकली इस क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ। ओके, इसके बाद शू कॉस्ट वेरिएंस यानी कि मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस। मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 8,25,000 है ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। हमें क्या कैलकुलेट करनी, स्टैंडर्ड कॉस्ट। आप जानते हैं दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। हाउ मच इज अवर एक्चुअल आउटपुट, 2500 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट, और हर एक यूनिट पर कितने रुपीस का मटेरियल लगना चाहिए था, 350। तो सिंपल आप क्या करें, 2500 इंटू 350 कर लेंगे। 8,75,000 का मटेरियल लगना चाहिए था, लेकिन कितने का लगाया, 8,25,000 का, यानी 50,000 का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। शू कॉस्ट वेरिएंस यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 50,000 फेवरेबल। ओके, अब इसके बाद ये कमीशन वाला वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं। कमीशन वाले वेरिएंस को आप एक तरीके से वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंस की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आप सिंपल यहाँ पर देखेंगे कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी वर्सेस एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है कमीशन के नाम पर। ओके, तो स्टैंडर्ड कमीशन कितना बनना चाहिए था और एक्चुअल में कमीशन कितना बना है। तो एक्चुअल कमीशन तो मैं ही आपको बता दूं कितना बना, कितना बना है एक्चुअल कमीशन, 66,000, राइट। तो 66,000 को अब हमें कंपेयर किससे करना है कि आखिर स्टैंडर्ड कमीशन कितना होना चाहिए था। ओके,
तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम कितने में सेल करने वाले थे, 500 में सेल करने वाले थे, उसका कितना परसेंट देने वाले थे, 5.5%, यानी 27.5 पर यूनिट बंदे को मिलना चाहिए था। और फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 2500 यूनिट्स, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट रहती है वो किस पर ली जाती है, एक्चुअल आउटपुट पर ली जाती है। ओके, तो 27.5 मल्टीप्लाई बाय 2500 यानी कितना आता है, 68750, यानी 68750 कमीशन देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है, 66,000, यानी बचा लिए क्या पैसे, यस, कितने बचा लिए, 2750 आता है फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, फिर इसके बाद स्टाफ की कॉस्ट का वेरिएंस बेस वेजेस का। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आईसीआई ने इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ना मन ही मन अज्यूम कर लिया है कि हम रिकंसिलिएशन मार्जिनल अप्रोच से बताएंगे, हालांकि क्वेश्चन में कहीं पर ऐसी कोई हिंट नहीं है, राइट। बस उन्होंने क्या करा है, ये जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है मार्जिन अप्रोच में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कैलकुलेट कर दिया, और क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कैलकुलेट कर दिया तो आपको याद होगा फिर फिक्स ओवरहेड्स का कॉस्ट वेरिएंस नहीं आता है, फिर फिक्स ओवरहेड्स का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही यूज होता है रिकंसिलिएशन बनाते वक्त। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जाते तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि मार्जिन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, और फिर यहाँ पर फिक्स ओवरहेड्स का कॉस्ट वेरिएंस यूज होता है, यानी एक्सपेंडिचर भी यूज होगा और वॉल्यूम भी यूज होगा। लेकिन अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से जाते हो तो फिर यहाँ पर सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस में कौन सा मार्जिन यूज होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और फिर हम फिक्स ओवरहेड्स का सिर्फ कौन सा वाला वेरिएंस लेते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो क्योंकि यहाँ पर मार्जिन में आईसीआई ने कंट्रीब्यूशन ले लिया, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कौन सा वाला वेरिएंस आएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बच्चा बच्चा जानता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं, 78125। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करने, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, दैट इज इजी, 650 मल्टीप्लाई बाय 125, 650 मल्टीप्लाई बाय 125, तो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स आते हैं 81250 और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स हैं 78125, यानी पैसे बचा ली क्या ओवरहेड्स में, यस, 3125 फेवरेबल आता है फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगर आप ये कैलकुलेटर चला लेंगे तो ये डेटा टैली हो जाएगा, यानी हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लिया। ओके, कमेंट ऑन सुपरवाइजर्स परफॉर्मेंस। अब इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को देखते हुए हमें सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस पर कमेंट करना है कि हाउ वेल डिड ही परफॉर्म और हाउ बैड डिड ही परफॉर्म। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप देखो बजटेड प्रॉफिट कितना था, 194, बंदे ने कितना कमा कर दिया, 230, बंदे में दम है, जी हाँ, तो द परफॉर्मेंस सीम्स गुड। अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिर ये जो परफॉर्मेंस अच्छा है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस वो कैसा गया, फेवरेबल, मतलब जितनी यूनिट सेल करनी थी, कितनी यूनिट सेल करनी थी, 2250, बट वी एक्चुअली सोल्ड हाउ मेनी यूनिट्स, 2500। आखिर ज्यादा यूनिट्स बिकने के पीछे रीजन क्या है, रीजन है कि प्राइस वेरिएंस कैसा हो गया एडवर्स, हमने 500 की चीज कितने में बेची है, 480 में, तो जब हमने सेलिंग प्राइस कम कर दी तो ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ गया। क्वेश्चन इज कि आखिर सेल्स की प्राइस हमने क्यों कम करी है, तो उसके पीछे रीजन मुझे यहां से नजर आ रहा है कि मटेरियल की कॉस्ट में कैसा वेरिएंस है, फेवरेबल वेरिएंस, मतलब जितने पैसे लगने चाहिए थे मटेरियल के उतने लगे, उससे कम लगे, उससे कम लगे। ओ वाओ, ये देखिए आप यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट में हमें कितने रुपीस की सेविंग हुई है, 50,000 की सेविंग हुई, और वही बेनिफिट हमने पास ऑन किसको कर दिया, कस्टमर्स को। तो क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट में सेविंग हुई तो वो फेवरेबल हो गया, लेकिन क्योंकि हमने कस्टमर को पास ऑन कर दिया तो वो कैसा हो गया, एडवर्स, और ये एग्जैक्ट ऑफसेट, यानी हम बंदे को बहुत टैलेंटेड कहेंगे। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है कि शू जो 500 में बेचना था वो हमने कितने में बेचा है, 480। मटेरियल जो 350 में खरीदना था वो हमने कितने में खरीदा है, 330। तो क्योंकि रियलिटी में मटेरियल की कॉस्ट 20 रुपीज से कम हुई तो सेलिंग प्राइसेस भी हमने 20 रुपीज से कम कर दी, विच मींस वी पास्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन मटेरियल कॉस्ट टू द कस्टमर्स। और इस बेनिफिट को पास ऑन करने की इफेक्ट तो ऑफसेट हो गया, लेकिन मजा किधर आ गया, वॉल्यूम अब हमारा ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने शूज को 500 की जगह कितने में बेचा, 480 में, राइट। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर कमीशन फेवरेबल आया, और कमीशन इसलिए फेवरेबल आया है क्योंकि सेलिंग प्राइस 500 की जगह कितनी हो गई, 480। तो वो जो 5.5% मिला बंदे लोगों को वो सिर्फ किसका मिला, 480 का। आप चाहो तो यहाँ पर टैली कर सकते हो, 66,000 का एडिशनल पेमेंट आके कैसे आया है। तो यहाँ पर हमने 12 लाख का रेवेन्यू किया है, और 12 लाख के रेवेन्यू का 5.5% करेंगे तो 66,000 आ जाएगा। सो वी सेव्ड ऑन टू कमीशन कॉस्ट। एंड व्हाई डिड वी सेव ऑन टू कमीशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस।
यहाँ पर देखा जाए तो हमारे फिक्स ओवरहेड्स में भी 3125 की बचत हुई है, और उसके पीछे रीजन ये है कि हमें लगाने थे कितने स्टाफिंग आवर्स 650, लेकिन वही काम, मतलब मेरे हिसाब से तो वही काम नहीं, 2250 की जगह हमने कितनी यूनिट्स बेच डाली, 2500 ज्यादा यूनिट्स बेच डाली इन लेस नंबर ऑफ आवर्स। तो देखा जाए तो फिक्स ओवरहेड्स में भी बंदे ने कम स्टाफिंग आवर्स में ज्यादा सेल्स जनरेट कर दिया, राइट। यही सारी बातें दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है कमेंट के फॉर्म में। मैं अब इसका एक एक पॉइंट रीड नहीं करता हूं, आपकी पीडीएफ मैंने इसके साथ शेयर की है, आप उसे देख लें। ओवरऑल इट अपीयर्स दैट मैनेजर हैज डन अ ग्रेट जॉब ऑफ मेकिंग रेवेन्यू एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ठीक है, और ये वर्किंग्स उसकी आपके साथ शेयर की गई है। अब हम आते हैं 7th चेंज पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये चेंज सुनकर दोस्तों आप खुश हो जाएंगे। स्टडी मटेरियल एडिशन 2019 के पेज नंबर 12.25 पर प्रोबेबिलिटी टू कैलकुलेट इन कंट्रोल स्टेट वेरिएंसेस, ने देखा होगा वहां पर खतरनाक कुछ स्टेटिस्टिकल चीजें बनी हुई थी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। वो पर्टिकुलर टॉपिक आईसीएआई ने अपने लेटेस्ट एडिशन के स्टडी मटेरियल से रिमूव कर दिया है, ठीक है। अगेन मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि ये सिलेबस से हट चुका है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्टडी मटेरियल से उन्होंने रिमूव कर दिया है, ओके। तो सर फिर हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? सिंपल, मैं होता आपकी जगह तो उस पर अभी मैं लो इंपॉर्टेंस मार्क कर लेता। क्यों लो इंपॉर्टेंस मार्क कर लेता? Since removed from study material edition 2021, but ICAI is not bound to ask questions from you just from study material, they might ask from anywhere, okay। अब हम आते हैं चेंज नंबर 8 पर, यह है चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम चैप्टर में। एबीसी इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एबीसी इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट का उन्होंने टेक्स्ट चेंज कर दिया है। अगर आप स्टडी मटेरियल 2019 में देखेंगे पेज 10.15 पर तो ये था टॉपिक, और 2021 में भी इस पेज पर मिलेगा, टॉपिक वही है लेकिन उसका जो डेटा है ना वो उन्होंने चेंज कर दिया है। मैं ये नया वाला डेटा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे खुद पढ़कर भी आप समझ जाएंगे, ओके। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट का क्या लेना देना? द क्वेश्चन इज कि हमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की क्या जरूरत है, आखिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में ध्यान रखें दोस्तों, दो चीजें होती हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में जस्ट इन टाइम होता है, जी हाँ। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में वर्क प्लेस ऑटोमेशन होता है, यानी कि मशीन ज्यादा होती है और डायरेक्ट लेबर कम होते हैं, राइट। क्या वहां पर एबीसी मदद कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि जब आप जस्ट इन टाइम अप्रोच लगाते हो, राइट, तो जस्ट इन टाइम अप्रोच हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम कॉस्ट में सेविंग दे सकें, और हम कॉस्ट में सेविंग देते हैं तो हमारे कस्टमर्स को भी वैल्यू ज्यादा रिसीव होती है, राइट। आखिर जस्ट इन टाइम हमें लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम क्या करना चाहते थे, हम कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते थे। आखिर हम कॉस्ट क्यों रिड्यूस करना चाहते थे? इसलिए क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल हो गई है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब कस्टमर कहीं से भी घर बैठे वह प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है जो उसकी मर्जी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग इन इंदौर और मुझे किसी लेट अस से कि मुंबई के मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आई कैन सिंपली ऑनलाइन ऑर्डर दैट प्रोडक्ट। तो अब जो इंदौर वाला बंदा है, सप्लायर है, उसकी कंपटीशन सिर्फ इंदौर के लोकल नहीं है बल्कि अब उसकी कंपटीशन कैसी हो गई? ग्लोबल। तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और उसके लिए वन ऑफ द टेक्निक्स इज जस्ट इन टाइम, जो कि उसे लगानी पड़ेगी। अब एबीसी यहाँ पर सिंपल कैसे मदद करेगा? वो कंटिन्यूस, एबीसी क्या करता है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हमें सपोर्ट करता है, बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है? आपको एक्टिविटी वाइज कॉस्ट लाकर देता है, आपको कॉस्ट ड्राइवर्स लाकर देता है, जिसका आप एनालिसिस करके कॉस्ट रिडक्शन की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। आप एबीसी में जो भी सारी एक्टिविटीज है उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो बिटवीन वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड, एंड देन यू वुड ट्राई टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, राइट। This is how ABC will be helpful in advanced manufacturing environment। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्क प्लेस ऑटोमेशन। जब मशीन ज्यादा होंगी और वर्कर कम होंगे तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लगेगी कम और ओवरहेड्स लगेंगे ज्यादा, और जब ओवरहेड्स ज्यादा होंगे तो हमें एबीसी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम करेक्टली ओवरहेड्स को ट्रेस कर पाए कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पर, राइट। ये चीज दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेन बैच होती तो फिर मैं एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता, ओके। चेंज नंबर 9 अगेन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम
चैप्टर में है, टेक्स्ट हैज चेंज्ड, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम एक टॉपिक है जिसका उन्होंने टेक्स्ट चेंज कर दिया है। स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 के पेज नंबर 10.18 पर मिलेगा, पुराना एडिशन देखेंगे तो 10.17 पर मिलेगा। हमारे अगर आप नोट्स देखेंगे तो उसमें वर्जन 3 के स्टूडेंट्स को उनके वॉल्यूम 1 के पेज 15 पर यही चीज मिल जाएगी और वर्जन 4 के स्टूडेंट्स को वॉल्यूम 1 के पेज 16 पर यही चीज मिल जाएगी। लेकिन अब आपको इस चीज की जगह पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को याद करके जाना है या समझ कर जाना है। यानी अगर लेटेस्ट से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने लेटेस्ट से 5 मार्क्स का कुछ पॉइंट पूछ लिया, एक्सप्लेन अबाउट डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, तो फिर ये वाला टेक्स्ट लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बिकॉज दिस इज अपग्रेडेड वन। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में उन्होंने 3 तरह के एनालिसिस बताए, एक तो कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस, एक एक्टिविटी का एनालिसिस और तीसरा परफॉर्मेंस का एनालिसिस। सही बात है, जब आप एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं तो आप कॉस्ट ड्राइवर्स का एनालिसिस करते हैं और आप जानते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कॉस्ट ड्राइवर वह कॉजुअल फैक्टर होता है जिसकी वजह से कॉस्ट लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन एक्टिविटी का ड्राइवर होगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन या फिर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स। तो इसका एनालिसिस करने से हमें पता लगता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि ज्यादा इंस्पेक्शन के आवर्स लगा रहे हैं, हमें कम लगाना चाहिए इंस्पेक्शन के आवर्स, राइट। तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस सिंपल क्या करता है, ये देखता है कि जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो आखिर हम कितनी यूनिट्स के कॉस्ट ड्राइव कितना यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर लगा रहे हैं और वो सही है या गलत है। दूसरे तरह का एनालिसिस होता है एक्टिविटी की, जो हम हर एक एक्टिविटी कर रहे हैं हमें उन्हें क्लासिफाई करना चाहिए इनटू वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड, और फर्दर वह एक्टिविटी जो नॉन वैल्यू एडेड है हमें उन्हें एलिमिनेट या फिर रिमूव करना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद है परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्योंकि जब आप एबीसी सिस्टम लगाते हो तो आपको रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, उस रिपोर्ट्स के बेसिस पर हम परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। यह जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है यह दो तरीके से हो सकता है, एनालिसिस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट और एनालिसिस बेस्ड ऑन टाइम स्पेंड। एनालिसिस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट में बेसिकली क्या होगा, हम देखेंगे कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी, क्या ज्यादा कॉस्ट लगी तो फिर इस पर एक्शन ली जाएगी। और फिर होता है एनालिसिस बेस्ड ऑन टाइम स्पेंड, कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर आप कितना समय दे रहे हैं, क्या उतना ही समय दे रहे हैं जितना देना चाहिए या उससे कहीं ज्यादा या कहीं कम समय दे रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल comparing the actual processing time of a product with the processing time of similar products of other firms in industry can indicate if any scope exists to improve such activity। For example हम processing time लगा रहे हैं 15 मिनट्स जबकि पड़ोसी उसी काम को कर रहा है 12 मिनट्स में, तो फिर हम हमारे टाइम स्पेंड को कंपेयर करेंगे किसी दूसरी कंपनी जो कि सेम प्रोडक्ट बना रही है इन लेस टाइम और देखेंगे आखिर कहां पर हम टाइम बचा सकते हैं, राइट। फिर दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है यानी कि चेंज नंबर 10 वो अगेन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम चैप्टर में है। अगेन उन्होंने टेक्स्ट चेंज कर दिया है, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की डेफिनेशन और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी से रिलेटेड टेक्स्ट था वो आईसीएआई ने चेंज कर दिया। पहले आपको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का चेहरा स्टडी मटेरियल में ऐसा दिखेगा, हमारे नोट्स में भी ऐसा दिखेगा, लेकिन अब जो नया चेहरा है वो कुछ इस तरीके से है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने नोट्स के अगर आप वॉल्यूम 1 में जाएंगे तो पेज 16-17 में मिलेगा आपको वर्जन 3 के स्टूडेंट्स को, और वर्जन 4 के स्टूडेंट्स को वॉल्यूम 1 में यही चीज पेज नंबर 20-21 में मिलेगी, ठीक है, ओके। नाउ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज तो हर कोई जानता है और ये वही लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज तो जो होती है सो होती है। फिर उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन 5 मेजर एक्टिविटीज आर ऑफन साइटेड एज वेस्टफुल एंड अननेसेसरी। 5 एक्टिविटीज को नॉन वैल्यू एडेड कहा गया है। सबसे पहली स्टोरिंग। स्टोरिंग का मतलब होता है जब आपको रॉ मटेरियल मिला है और आप उसको स्टोर करके रख रहे हो लेट से 10 से 15 दिन बिफोर इशूइंग इट टू प्रोडक्शन। नाउ दैट इज नॉन वैल्यू एडेड। कस्टमर डजंट केयर फॉर सच एक्टिविटीज, सो यू शुड ट्राई टू रिड्यूस योर स्टोरेज टाइम। इन फैक्ट बाय इंप्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम यू कैन कंप्लीटली एलिमिनेट द स्टोरिंग एक्टिविटी एंड सेव टाइम। फिर इसके बाद होता है मूविंग टाइम, राइट। मूविंग टाइम का मतलब होता है जब मटेरियल को या फिर हम डब्ल्यूआईपी को या फिनिश गुड्स को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मूव करते हैं तो उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम होता है लेकिन मटेरियल में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, तो दैट इज नॉन वैल्यू एडेड। फिर इसके बाद होता है वेटिंग टाइम यानी इंतजार। हमारा पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या फिर डब्ल्यूआईपी किसी प्रोसेस के बाहर जाकर खड़े हैं, प्रोसेस वाले का कहना है कि अभी मैं पिछली वाला ही
यूनिट कंप्लीट कर रहा हूं, आप थोड़ा इंतजार करो। और नाउ दिस वेटिंग टाइम इज अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, राइट। और इसके बाद होता है इंस्पेक्टिंग टाइम। अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो उससे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ी सी डिले होती है, राइट। तो इंस्पेक्टिंग टाइम को भी नॉन वैल्यू एडेड माना जाता है। कहते हैं कि इंस्पेक्शन की जरूरत ही क्या, आपको तो पहली बार में ही सही प्रोड्यूस कर देना चाहिए था, यानी काम ही आपको ऐसा करना चाहिए था कि इंस्पेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। फिर इसके बाद होती है स्केजुलिंग एक्टिविटी, यानी कि जो हम शेड्यूल बनाते हैं कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है, कौन सा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट करना है, कौन सा ऑर्डर हमें नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, एंड सो ऑन। ऐसा कहा जाता है कि आपको स्केजुलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, आपको जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग पर आ जाना चाहिए, यानी जैसे ही ऑर्डर आए आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको स्केजुलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे कौन सा ऑर्डर कब प्रोड्यूस करना है, भाई वो तब करना है जैसे ही वो रिसीव हो, राइट। ओके, फिर इसके बाद ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दे रखा है, तो बहुत ही बेसिक से उन्होंने बात करी यहाँ पर, आप चाहें तो इसे पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद बाय मेजरिंग एक्टिविटीज, ये ओके। इसके बाद ये पर्टिकुलर डायग्राम मुझे आपको समझाना है। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, देखेंगे दोस्तों। ये क्योंकि एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल के स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखे हुए, इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी कम है। ओके, तो ये डायग्राम यहाँ पर निवली ऐड किया है आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में, जो प्रीवियस स्टडी मटेरियल में नहीं था। कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट, कस्टमर ने फोन घुमाया और उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये जो ऑर्डर है ये कौन रिसीव कर रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग। एक मिनट, ऑर्डर किसने रिसीव किया होगा, ऑर्डर रिसीव किया होगा सेल्समैन ने, और फिर सेल्समैन ने इतना समय लगा दिया ये ऑर्डर किस तक कम्युनिकेट करने में, मैन्युफैक्चरिंग। तो इस टाइम को कहा जाता है रिसीट टाइम। रिसीट टाइम मतलब कि वह समय जब हमें ऑर्डर रिसीव हुआ से लेकर वह समय जब हमने यानी सेल्समैन या मार्केटिंग टीम ने इस ऑर्डर को कम्युनिकेट करा, किसको, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, मशीन को सेटअप करेगा। मशीन सेटअप बिगिंस फॉर ऑर्डर। अब मशीन सेटअप करने में अगर आपने कुछ समय लगा दिया, लेट अस से 1 आवर का समय लगा दिया, ऑर्डर रिसीव हुआ, आपको मैन्युफैक्चरिंग को अपने मशीन सेटअप करने में कितने 1 आवर का समय लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेटिंग टाइम। यानी यहाँ पर ऑर्डर अभी वेट कर रहा है स्टार्ट होने का, और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो ऑर्डर इज मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोडक्ट बिकम्स फिनिश्ड गुड्स। लेकिन फिनिश गुड्स हमने उस तक पहुंचाने में लेट अस से 7 डेज का समय लगा दिया, ऑर्डर इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, तो ये समय क्या कहलाता है, डिलीवरी टाइम। यानी आप समझ गए, रिसीट टाइम मतलब जब कस्टमर ऑर्डर दे दे हमारी मार्केटिंग टीम को, लेकिन हमारी मार्केटिंग टीम मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचाने में देरी कर दे, दैट इज कॉल्ड एज रिसीट टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब होता है ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच गया लेकिन उसने उसको स्टार्ट करने में डिले कर दिया, दैट इज वेटिंग टाइम। या प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसफर में डिले हो रहा है, दैट इज अगेन वेटिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसिंग टाइम, जब हम सही में उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और डिलीवरी टाइम यानी फिनिश गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाने में आखिर कितना समय लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम यहां से यहां तक होती है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग वालों को ऑर्डर रिसीव हुआ तभी से मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम शुरू होगा, और जब उन्होंने फिनिश गुड्स बना दी, अब आप इसके बाद डिस्पैच करो मत करो लेट करो, इससे मैन्युफैक्चरिंग वालों को कोई मतलब नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम सिर्फ कहां से कहां तक काउंट होता है, जब हमें मैन्युफैक्चरिंग वालों को ऑर्डर मिला से लेकर हमने फिनिश गुड्स कंप्लीट करके हमारी फैक्ट्री के बाहर लाकर रख दी। अब आप डिस्पैच करने में देरी लगा रहे हो, दैट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टीम। ओके, और इन सभी टाइम को काउंट करते हैं तो वो क्या आता है, कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम, यानी बंदे ने कभी ऑर्डर दिया और हमने कब उसका ऑर्डर फुलफिल किया, इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाता है, कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। ठीक है, ओके, बस इन्हीं चीजों को वहां पर उन्होंने रिसीट टाइम, मैन्युफैक्चरिंग टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, है ना, मैन्युफैक्चरिंग टाइम और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में आप फर्क समझ गए। मैन्युफैक्चरिंग टाइम ये मतलब यही प्रोसेस टाइम, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में जो लॉस ऑफ टाइम होता है ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट इनसाइट है, साइकिल टाइम, ओके। फिर इसके बाद डिलीवरी टाइम, कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट दिया, जो वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि प्रोसेस टाइम ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम आ जाता है, राइट।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट से एक डॉक्टर के ऑफिस विजिट में हमें टोटल 50 मिनट्स लगे, जिसमें से 25 मिनट्स तो हमने वेट करा, 10 मिनट्स हमने वहां पर काफी सारे फॉर्म्स भरे, और डॉक्टर साहब ने हमें सिर्फ कितने समय देखा, 15 मिनट्स। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली तो हमारा काम सिर्फ कितने हुआ, 15 मिनट्स, बट वी स्पेंट टोटल टाइम ऑफ हाउ मेनी, 15 मिनट्स। यानी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी उनकी कितनी हो गई, 30% हो गई है, जिसे उन्हें इंप्रूव करना चाहिए। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, ये वही है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेंज है 11th चेंज, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड एडिशन 2021 के पेज नंबर 10.35 में एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी से रिलेटेड, है ना। मैं इसे पढ़ाते वक्त ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोसेस टाइम। प्रोसेस टाइम यानी कि वह समय जिसमें हकीकत में गुड्स हमने प्रोड्यूस करे, और डिवाइडेड बाय जमाने भर के जितने सारे समय हमने लगाए हैं, राइट। जैसे कि हमने इंस्पेक्शन टाइम लगाया, प्रोसेस टाइम लगाया, वेट टाइम लगाया, क्यू टाइम लगाया, मूव टाइम लगाया, वो सब कहाँ पर आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में, और ये निकल जाती है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। तो एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में इस चीज को नहीं पढ़ रहा हूँ, हम सिर्फ इस डेटा पर फोकस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर आएंगे, कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। नाउ दैट इज प्रीटी इजी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में 2.8 डेज जो हमें लग रहे हैं वो तो कैसा है, वैल्यू एडेड टाइम है, लेकिन बाकी सारे टाइम कैसे हैं, नॉन वैल्यू एडेड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम, दैट इज टोटल टाइम हमें यहाँ पर लेना होता है, ठीक है, ओके। तो वैल्यू एडेड टाइम दोस्तों कितना हो जाएगा, 2.8। थोड़ा सा कैलकुलेटर को कष्ट दे में, 2.8 को डिवाइड करें इन सभी के टोटल से। तो पहले इन सभी का टोटल निकाल लें, 0.5 प्लस 2.8 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 0.7, टोटल आता है 24। और अब आप क्या करेंगे, 2.8 डिवाइडेड बाय 24 यानी कितना आता है, 11.66%, 11.67%। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे कि 11.67% इज अवर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। व्हाट डज दैट मीन, इंटरप्रिटेशन ये है दैट आउट ऑफ टोटल टाइम ओनली 11.67% ऑफ द टाइम गोज इन परफॉर्मिंग वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। रेस्ट ऑफ द टाइम यानी कितना, 100% में से 11.67% माइनस करते तो कितना आता है, 88.33% गोज इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। क्या ये अच्छी बात है, नहीं। हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि हमें नॉन वैल्यू एडेड टाइम को कम करना चाहिए ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव हो। स्टेट व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन टाइम इज स्पेंट इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, अभी निकाल लिया था हमने 88.33%, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द डिलीवरी साइकिल टाइम, कैलकुलेट द डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम का मतलब होता है कि जिस वक्त हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, डिलीवरी साइकिल टाइम का मीनिंग होता है जिस वक्त हमें ऑर्डर रिसीव हुआ से लेकर कब हमने कस्टमर तक पहुंचा दिया, यानी एक तरीके से कस्टमर रिस्पांस टाइम के जैसा हो गया। तो सिंपल हमारा डिलीवरी साइकिल टाइम क्या है, इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा डिलीवरी साइकिल टाइम। इन सभी का एडिशन आपको याद आ रहा होगा, वो था 24 डेज, है ना। एक बार देख लो ना सोल्यूशन इसके, ये देखो 11.67% आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर, 88.33% आ गया सेकंड पॉइंट का आंसर, और डिलीवरी साइकिल टाइम कितना आ गया, 24 डेज, ओके। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, कैलकुलेट द न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इफ बाय यूजिंग लीन प्रोडक्शन ऑल क्यू टाइम कैन बी एलिमिनेटेड। वाओ, कंपनी ने दोस्तों लीन सिस्टम लगाया और कंपनी ने क्या एलिमिनेट कर दिया, क्यू टाइम एलिमिनेट कर दिया। और अब हमें क्यू टाइम को हटाते हुए क्या करना है, नई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो अब हम सिंपल क्या कर लेंगे, 2.8 को डिवाइड कर लेंगे इन सबके टोटल से। तो इन सबका टोटल जरा करें, 0.5 प्लस 2.8 प्लस 16 प्लस 0.7 यानी कि ये कितना आ जाता है, 20। और अब हम क्या कर लेंगे, 2.8 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 20 यानी कितना आता है दोस्तों, 14%। देखें आप जरा आंसर कितना आ रहा है, आंसर 14%, ओके। अब आईसीआई ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इशू किया है, वो मैं आपको समझा देता हूं क्यों और क्या। आईसीआई का कहना है कि जो वेट टाइम यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है वेट टाइम, 16 डेज का दे रखा है ना, ओके। ये वेट टाइम, ये वेटिंग टाइम अगर 16 डेज का ऑर्डर मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को मिल चुका ऑर्डर और फिर उन्होंने लगाया है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करते वक्त काउंट होगा। लेकिन यही अगर वेटिंग टाइम यहां रहा है
यानी कि वेट टाइम में बेसिकली ये जो हमारे मार्केटिंग वाले बंदे, इन्होंने यहाँ तक ऑर्डर कम्युनिकेट करने में देरी करी 16 की, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करते वक्त वेट टाइम काउंट नहीं होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे तभी रिस्पॉन्सिबल होंगे जब उनको ऑर्डर रिसीव हुए उसके बाद से, राइट। तो आईसीआई ने अजम्पशन लिया है कि अगर इन केस ये वेट टाइम किसी और अगर ये वेट टाइम देखें आप यहाँ पर, ओके, ये वेट टाइम अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले का है तो फिर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आ जाएगा। तो सिंपल बच्चा बच्चा जानता है हमें क्या करना है, हमें उस 16 को हटाकर सारे कैलकुलेशंस कर देने हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जब इतना करा है तो ऑल्टरनेटिव भी कर लें। ओके, तो अगर हम 16 को हटा देंगे और अब कैलकुलेशन करेंगे तो अब कैसे होगा, 2.8 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 2.8 प्लस 4 प्लस 0.7 यानी कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। तो 2.8 डिवाइडेड बाय 8 यानी कितना होता है, 35%, ठीक है। ये हो जाता है 35%। आ जाइए दोस्तों यहाँ पर ऑल्टरनेटिव में, ये देखिए यहाँ पर 35% आता है ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि 35% ऑफ द टाइम कैसा है, वैल्यू एडेड, और 65% समय हम वहां पर बिताते हैं जहां पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन नॉन वैल्यू एडेड, सिंपल 100 माइनस 35 कितना आता है, 65। डिलीवरी साइकिल टाइम में हम सब कुछ रखेंगे, लेकिन ओ हाँ, डिलीवरी साइकिल टाइम में पूरा 16 आएगा, बिकॉज डिलीवरी साइकिल टाइम कहाँ से शुरू हो जाती है, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तब से, तो यहाँ पर ये 16 डेज जरूर काउंट होगा। ओके, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है। रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट टाइम नहीं आएगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में, क्योंकि वो मार्केटिंग वालों ने समय बिगाड़ा है, और क्यू टाइम हमने खत्म कर दिया है बाय अप्लाइंग लीन सिस्टम, राइट। यानी बस अब इन तीन चीजों को ही कंसीडर करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 2.8 डिवाइडेड बाय कितना, 4 हो रहा है क्या, एक बार कर लीजिए, 2.8 प्लस 0.5 प्लस 0.7, यस 2.8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, यानी कि दोस्तों आंसर आता है 70%। एक बार टैली कर लें दोस्तों, यस 70% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, नोट दैट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम डज नॉट इंक्लूड द वेटिंग टाइम बिफोर द ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग। अगर लेट अस से मार्केटिंग के बंदों ने समय बिगाड़ा है तो फिर वो वेट टाइम हमारे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में काउंट नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक बार ऑर्डर रिसीव हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को और फिर हम वेटिंग टाइम लगा रहे हैं तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में काउंट होगा, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। ओके, चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ बस इतने ही थे प्रैक्टिकल चैप्टर्स, जितने भी सारे प्रैक्टिकल चैप्टर है बस उसमें स्टडी मटेरियल में इतने ही अमेंडमेंट्स हैं एडिशन 2021 में। जो थ्योरी में अमेंडमेंट्स है दोस्तों उसके लिए सेपरेट वीडियो है। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू।